जिंदगी के रंग कविताओं के संग के इस प्यारे से प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज एक कवयित्री, एक पोएट मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत प्यारी-प्यारी कविताएँ लिखी हैं। लेटेस्ट में उन्होंने गणपति जी के ऊपर एक बहुत ही प्यारा भजन लिखा था, जिसको प्रोड्यूस किया गया। कैज़ाद जी ने उसको म्यूज़िक दिया, कंपोज़ किया और उसे यूट्यूब पर पब्लिश भी किया। काव्या जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, प्लीज़ हमें बताइए आप कहाँ हैं? क्या करते हैं? मैं इस समय बैंगलोर में हूँ और मैं वैसे तो जॉब करती हूँ, आईटी ऑपरेशंस में हूँ। बट ये कविता लिखने का जो मेरा पैशन है, उसको अपने जॉब के साथ परस्यू कर रही हूँ। बहुत खूब, अमेज़िंगली, ब्यूटीफुल। तो मैम आपने कविता लिखना कब से शुरू किया? कैसे शुरू हो गया ये? मैंने कविता लिखना कक्षा 2 से शुरू किया था, जब मैं 7 वर्ष की थी। और कैसे शुरू हो गया ये मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे नाना जी कवि थे, श्री ओह! जगमोहन नाथ कपूर। दैट्स नाइस। और जैसा उनका नाम श्री जगमोहन नाथ कपूर, उन्होंने एक्चुअली जग को मोह लिया था अपने नाम के अकॉर्डिंगली। और वो काव्य के संसार में उन्हें श्री सरस कपूर के नाम से जाना गया, क्योंकि वो अपनी कविताओं से एक्चुअली रस बिखेरते थे। तो तो उनकी कुछ बुक्स, उनकी कुछ किताबें पब्लिश भी हुई? हाँ जी, उनकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई हैं, अभिव्यक्ति, मैना क्या बोले में गीत ही गीत हैं। और अभिव्यक्ति है, एक शिवानी का शंख है। तो इन किसी में छंद हैं, किसी में गीत हैं, कोई मिक्स है। तो ये सारी उनकी बुक्स छपी हैं और हमने वो अभी उनको 2.5 साल हुए उनको गुज़रे हुए। बट कहते हैं ना, कवि हमेशा दिलों में अपने काव्य द्वारा ज़िंदा रहता है। तो वो अपने काव्य द्वारा अभी भी ज़िंदा है और मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत खूब। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हम किसी एक पर्सनैलिटी से, किसी एक शख्सियत से मोटिवेट होते हैं, उनकी रचनाओं को देखते हैं, फिर हमें भी लगता है और अगर हमारे अंदर वो प्रतिभा जन्म ले लेती है, तो बस वो आगे निकल पड़ती है। अ, काव्या मैम के साथ यही हुआ। तो मैम आपकी पहली कविता कौन-सी थी और अ, किस भाव की थी? मतलब किस विषय, किस टॉपिक पर थी पहली कविता आपकी? जैसे मैंने बताया कि मैंने कक्षा 2 से लिखना स्टार्ट किया था, बट तब मैंने जो स्टार्ट किया तो मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था लिखना। और मेरे नाना जी हिंदी में और हिंदी के बहुत सारे अवधि में भी लिखते थे, बहुत मतलब जो अलग-अलग लोकल लैंग्वेजेज़ होती हैं। बट कुछ दिनों बाद फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, तो जो इंग्लिश में मेरी पहली कविता थी वो थी हॉलिडे पर। अब हॉलिडे, अब बच्ची थी, बच्चों को छुट्टियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो वही सोचती हूँ कि शायद वही रहा होगा, मतलब छुट्टियाँ तो बड़ों को भी पसंद हैं। तो अभी मैं अब उसी को अगर मैं मेल करूँ, तो अभी मैं घर गई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने सर्दी की छुट्टियों पे लिखी थी एक जी। कविता, क्योंकि शायद छुट्टी का जो उत्साह है ना, वो अभी भी दिल में बरकरार है। तो तो क्या मैं आपसे उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैम कि ये जो सर्दियों की छुट्टी पर आपने कविता लिखी या जो भी कविता आपने लिखी, हमें हमारे देखने वालों को प्लीज़ सुनाएँगे? हाँ जी, कुछ लाइन सुनाती हूँ उसकी। बात जब छुट्टी की घर याद आए रे, मौज जब छुट्टी की घर याद आए रे, बिस्तर पे पड़े पड़े चाय पिया जाए रे, बिस्तर पे पड़े पड़े चाय पिया जाए रे,
मौज जब छुट्टी की घर याद आए रे, सर्दी की गर्म चाय, सर्दी की गर्म चाय, गर्मी बढ़ाए रे। मौज जब छुट्टी की घर याद आए रे। वाह! इसकी ये कुछ पंक्तियाँ थी। इसमें जी, पूरा खाने-पीने का जितना भी सब कुछ वो सब कवर कर रखा है, काफ़ी लंबी कविता है। बहुत खूब। अमेजिंगली ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। काव्या जी, इस बात से मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है, किस तरह की कविताएँ आप लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब जैसे ये तो छुट्टी पर थी और इसमें फिर खाने-पीने की चीज़ों का बड़ा ज़बरदस्त ज़िक्र रहा, जिससे आदमी को भूख ही लगे आए। लेकिन फिर भी मतलब कौन-सी विधा आपको पसंद आती है? अ, भक्ति संगीत, रोमांटिसिज़्म या कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक, कोई प्रकृति से संबंधित, किस तरह की कविताएँ आपको ज़्यादा पसंद आती हैं लिखने के लिए? मैंने वैसे सभी तरीके की कविताओं पे सभी विषयों पे लिखा हुआ है, चाहे वो रोमांटिक सब्जेक्ट्स रहे हों या फिर सामाजिक समस्याओं को मैंने राजनीति से भी जोड़ा है। और मैंने व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी हैं। तो बहुत सारी कविताएँ जैसे मेरी कुछ कविताएँ हैं जो मैंने टैक्स पे लिखी है, मैंने महँगाई पे लिखी है, लोगों के व्यवहार पे लिखी है, जो हम अपने इर्द-गिर्द जीवन में लोगों के व्यवहार देख रहे होते हैं, उस पे लिखी है। मैंने प्रेम के अलग-अलग रंगों पे लिखी है, जीवन के अलग-अलग रंगों पे लिखी है और इन सारी कविताओं में अ, जो मेरे अनुभव हैं, वो सारे जुड़ जाते हैं और जब लोगों को सुनाती हूँ और लोग उससे जुड़ पाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, ये तो हमारे दिमाग में चल रहा था, ये तो आपने हमारे दिल की बात बोल दी, तो और बहुत अच्छा लगता है। फिर माँ शारदे की ओर शीश झुक जाता है, बड़ों का आशीर्वाद याद आता है कि हाँ, आप ऐसा कुछ लिख पा रहे हैं, ऐसा कुछ बोल पा रहे हैं, जिससे लोग अपने भावों को जोड़ पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक मैम, लेकिन फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ी-सी ज़िद करूँगा आपसे कि आपको पर्सनली कौन-सी विधा पसंद है? सामाजिक, रोमांटिक, राजनीतिक, क्या? मतलब आपको पर्सनली आप सब कुछ लिखती हैं, ठीक है, माना। जैसे कोई एक्टर होता है ना, वो सभी कैरेक्टर्स में एक्टिंग करता है, लेकिन फिर भी उसको एक उसकी एक पर्सनल पसंद होती है, साहब मैं तो डॉक्टर का ही रोल करना चाहता हूँ, मैं तो मिलिट्री पर्सन का ही वो मतलब एक पर्सनल पसंद है, तो आपकी पर्सनल पसंद क्या है? तो मेरी पर्सनल पसंद मैं बोल सकती हूँ कि सामाजिक है, सामाजिक समस्याओं पे मुझे अच्छा लगता है लिखना और जीवन जीवन में जो व्यवहार होता है ना लोगों का और क्या होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है मेरी कविता से मैं एक अच्छा मैसेज दे पाऊँ लोगों को, कुछ सीख मिल पाए। जी, तो उसपे लिखना वो करती हूँ। जैसे मैंने एक कविता लिखी थी जो लोगों को बहुत पसंद आई, जीवन हुआ ड्रामा। तो उसकी उसकी कुछ पंक्तियाँ ऐसे हैं, प्लीज़। जीवन हुआ ड्रामा, जीवन हुआ ड्रामा, जीवन हुआ ड्रामा, जीवन हुआ ड्रामा, आँसू भी उतने जितना पैमाना, आँसू भी उतने जितना पैमाना, फिर खिलखिलाते हैं, नज़र वो चुराते हैं, फिर खिलखिलाते हैं, नज़र वो चुराते हैं, बात बन गई तो क्या रोना गाना, जीवन हुआ ड्रामा, जीवन हुआ ड्रामा। आपको क्या लगता है मैम, इतनी प्यारी-सी कविता के बाद आप तो लिखते हैं और जो सुनने वाले हैं वो एक अलग विचार बनाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आपकी कविता की ताकत क्या है? व्हाट इज़ योर पावर? वर्ड्स, मेलोडी, भावनाएँ, रिदम, क्या चीज़? आपको क्या चीज़ जैसे होता है ना, अगर कोई राइटर है उसे लगता है कि शायद मेरे चुभते हुए शब्द
ताकत हैं, किसी को छेड़ देने की ताकत रखते हैं, किसी को चोट पहुँचा देने की ताकत रखते हैं, मेरे शब्द किसी को रुला देने की ताकत रखते हैं। आपकी कविता की ताकत क्या है? मुझे लोग बोलते हैं कि मैम जब एक तो आप अपनी कविताओं में एकदम सच लिख रही होती हैं जी, और लोग उससे रेज़ोनेट कर पाते हैं। प्लस अ, क्योंकि मैं एक धुन में लिखती हूँ, मेलोडी में लिखती हूँ, तो वो कभी-कभी बेसिकली मेलोडी या कोई एक सेंटेंस जैसे बोलते हैं कि जैसे मैंने गौरी सूद को नमन गीत लिखा था, तो गीत में जब हम कविता लिख रहे होते हैं, टेक आता है मतलब रिपिटेटिव लाइन्स आती हैं। वो रिपिटेटिव लाइन्स जो होती हैं, वो एक हुक बन जाती है जी, लोगों के लिए। तो लोग उससे जुड़ जाते हैं, कहते हैं मैम आप हुक्स बड़े अच्छे-अच्छे देते हो और तो मेलोडी और मैं वर्ड्स भी कोशिश करती हूँ ईज़ी लिखूँ जो लोगों को सामान्य लोगों को समझ आए क्योंकि बहुत कठिन हिंदी आज की जनता को उतनी जल्दी समझ नहीं आती। तो मैं सीधे-सादे शब्दों में लिखने की कोशिश करती हूँ, सच लिखने की कोशिश करती हूँ। सच लिखने की कोशिश क्या सच ही लिखती हूँ, जो जी, अपने जी, अराउंड जी। देखती हूँ। तो कई बस मेलोडी, वर्ड्स सबका जोड़ है, जो लोगों को पसंद आता है। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा मैम इसी तरीके की जो आपके दिल के नज़दीक हो कविता प्लीज़ हमें सुनाइए। एक बहुत नज़दीक है मेरे दिल के कविता क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारे सामने हर चीज़ ना बिक रही है, तो उस पे मैंने लिखा था, बिक रहा ईमान है, बिक रहा सम्मान है, बिक रहा ईमान है, बिक रहा सम्मान है। कीमती मानूँ मैं क्या, कीमती मानूँ मैं क्या जब बिक रहा अंजाम है, बिक रहा ईमान है, बिक रहा सम्मान है, गम का भी गुनगान है, आँसू का भी एक दाम है। गम का भी गुनगान है, आँसू का भी एक दाम है। खुशियों को अब ढूँढे क्या, जब बिक रही मुस्कान है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है और काफ़ी लंबी कविता है। मतलब इसके जी, लिए चाहिए थोड़ा-सा टाइम पूरा वक़्त सुनाने लगे के लिए। ऑफ़ कोर्स मैं समझ सकता हूँ मैम, मैं बिल्कुल ठीक से समझ सकता हूँ। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है जैसे आपने बताया कि कई लोग आपकी कविताओं के जो कुछ शब्द होते हैं उनके साथ रेज़ोनेट करते हैं, तब उनको वो कह बैठते हैं कि आप सच लिखते हो और कुछ ऐसा कहा आपने जो हमें बिल्कुल दिल के नज़दीक लगा। इस बात से मेरे को एक प्रैक्टिकल सा सवाल दिमाग में आ रहा है। आई होप आपने रोंडा ब्रायन की बुक द सीक्रेट के बारे में सुना होगा। द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, हुँ, हुँ। उन्होंने किसी ज़माने में वो बुक बुक लिखी और उसके बाद एक मूवी बनी उसके ऊपर। तो जब मैंने उस बुक को पढ़ा, उस मूवी को देखा, तो मुझे लगा कि ये जो कुछ भी इसके अंदर बताया गया है, उससे क्या किसी की ज़िंदगी बदल गई? क्योंकि उसमें कुछ जो भी बताया गया कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो क्या किसी की ज़िंदगी सचमुच बदली या जस्ट फॉर द सेक ऑफ उन्होंने लिखना था तो लिख दिया, मूवी बनानी थी तो बना दी? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को 2-4 लोग ऐसे मिल गए, जिन्होंने उसको अपनाया था और उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए थे। सो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जग अगर आपकी कविताएँ हम सच बिल्कुल सच बोलती हैं और लोग उसके साथ रेज़ोनेट भी करते हैं, तो क्या कोई ऐसा मौका आपको मिला, किसी से मुलाकात हुई, किसी ने आपको बताया कि मैम आपकी कविता को सुनकर या उसके साथ रेज़ोनेट करके मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। मैं डिफरेंट तरीके से काम करने लग गया, डिफरेंट तरीके से सोचने लग गया और उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, जो चीज़ आपने कही थी। सो अगर इसको एक शब्द में कहें, एक सेंटेंस में कहें तो आपकी कविताओं की प्रासंगिकता क्या है?
प्रैक्टिकैलिटी यू मीन टू से क्या है? मतलब ये हम कविता सुन लें, अच्छा लगे, इनफ या हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आएँ? क्या? कोई एग्ज़ाम्पल आप बता पाओगे? बिल्कुल, क्योंकि मैं काफ़ी बार ये सोच के जब मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने बोला, तो मैं चाहती हूँ कि अ, सिर्फ़ मेरी कविता ना एक कविता ना बन के रह जाए, वो एक मैसेज दे लोगों को और लोग उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी लाइफ़ में। राइट, राइट। तो एक बार की बात है कि एक मतलब मैं एक छोटा-सा इंस्टेंस दूँगी, क्योंकि लोग मेरे को बोलते हैं, जिस तरीके से मैंने अपनी जर्नी काव्य पाठ की आगे बढ़ाई है, बैलेंसिंग माय वर्क लाइफ और घर की लाइफ सबको बैलेंस करते हुए। अ, मैं हमेशा पॉज़िटिव लिखने की कोशिश करती हूँ, पहली चीज़। क्योंकि मेरे नाना जी को बहुत टेक्निकैलिटीज़ पता थी, रूल्स आते थे सारे, कविता के जितने भी होते हैं, छंद और अलग-अलग गीतों के जो रूल्स आते थे। बट जो सबसे बड़ी सीख मुझे उनसे मिली थी, वो ये मिली थी कि पॉज़िटिव लिखो। अगर तुम नेगेटिव स्टार्ट भी करो, तब भी उसे पॉज़िटिवली एंड करो। क्योंकि तुम्हारी कविताएँ जो हैं, वो सिर्फ़ तुम्हारे तक सीमित नहीं है, सिर्फ़ सुनाने के लिए नहीं है। वो जो वर्ड्स हैं, वो आपके वातावरण में गूँज जाते हैं और वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। तो तुम पॉज़िटिव बोलोगी, तो लोगों को उनके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। तो एक बार मैं एक कवि सम्मेलन में गई थी, वहाँ पे एक अ, बंदी से मेरी बात होने लग गई। वो थोड़ी दुखी लग रही थी। तो वो थोड़ी दुखी थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको कुछ अपनी वो कविताएँ बताऊँ, जो इसे मोटिवेट कर पाएँ। और जब मैंने उसको वो कविताएँ सुनाई, तो वो एक्चुअली मोटिवेट हुई। उसने मुझे बाद में मैसेज किया कि मैम, आपकी जर्नी देख के ना मैं इंस्पायर हो रही हूँ कि आपने इतने सालों तक अपने इस पैशन को बरकरार रखा है। आप अलग-अलग मंचों पे जाती हैं, आप अपना कम्फर्ट लेवल नहीं देखती और जो समाज में चल रहा है, वो बोलने का बुलंदी से ताकत रखती हो। तो इस तरीके से उसने बोला कि दैट इंस्पायर्स हर एंड दैट मोटिवेट्स हर। तो वो भी पॉजिटिव, जो वो नेगेटिविटी ज़ोन में चली गई थी, शी केम टू द पॉजिटिव ज़ोन और उसने भी ना पॉजिटिव लिखना शुरू किया और अपनी लाइफ में बेसिकली जो वो डिप्रेशन मोड में जा रही थी, शी केम टू अ पॉजिटिव मोड। और बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पाई, किसी की लाइफ में थोड़ा भी चेंज ला पाई, तो मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस दरअसल मैं यही जानना चाह रहा था मैम, यही जानना चाह रहा था कि किसी भी कलाकार का एक शब्द भी किसी की ज़िंदगी में 1% भी बदलाव ला सके, तो उसकी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाती है। उसका जो कुछ भी मेहनत है, जो कुछ भी टैलेंट है, प्रतिभा है, वो सब कुछ सफल हो जाता है। बस मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था मैम। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। कई बार लेकिन मैम इससे एक सवाल उठ रहा है क्योंकि मैं आपकी तरीके से प्रबुद्ध कलाकार नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उसी कला को थोड़ा-सा अच्छा बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं मानता हूँ ये भी एक कला है। तो कई बार लोग भई सभी लोगों को तो खुश नहीं किया जा सकता मैम, ये दुनिया बहुत बड़ी है और कुछ लोग कुछ नेगेटिव बातें पसंद करते हैं। अखबार जो है वो सारी नेगेटिव बातों से ही भरा हुआ होता है और बहुत पॉपुलर होता है। बहुत पॉपुलर होता है। रोज़ सवेरे-सवेरे लोग अखबार ब लेकर बैठ जाते हैं, ये पता करने के लिए कि एटीएम कहाँ लुट गया और पुल कहाँ गिर गया, कितने बलात्कार हुए, कितनी चोरियाँ हुई। अब आई थिंक वी कांट कॉल दीज़ पॉज़िटिव न्यूज़, लेकिन हर एक सुबह इनकी डोज़ लेने के लिए 90% पब्लिक बैठ जाती है। तो ऐसे लोगों को हम कुछ कह नहीं सकते। वी आर नो वे वाइज़ टू सजेस्ट एनीथिंग बट ऐसे लोग जब कभी भी कमेंट कर देते हैं आपके क्रिएशन पर, आपकी प्रतिभा पर, तो पर्सनली मैम मुझे तो बहुत चुभता है। आप कैसे हैंडल करते हैं? कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं आपको?
So how do you handle that? I want to learn. हुँ। देखिए, मैं कविता लिखती हूँ अपने सैटिस्फैक्शन के लिए, वो मेरा पैशन है Right. और जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पॉज़िटिविटी। तो मुझे नेगेटिव लोग तो मिलेंगे ही, आपको मतलब जैसे मैंने टाँग कहा खींचने ना वाले। जीवन हुआ ड्रामा हाँ, तो जीवन हुआ ड्रामा है ना, जैसे बोला ना तो एक्चुअली जीवन में बहुत ड्रामे देखने को मिलते बहुत। हैं। तो वो उस कविता में जो मैंने लिखा है वो पूरा ऐसे ही है कि आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे, ज्ञान सुनाएँगे और ज्ञान बोलेंगे आपको, मतलब खिल्ली भी उड़ाएँगे आपकी। तो ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है भगवान ने ना हमें 2 कान इसीलिए दिए हैं कि आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। भाई वाह! अ, बहुत तो खूब। इनफैक्ट मैंने इसी चीज़ पे एक लिखी थी कविता, प्लीज़, 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 प्लीज़। ज़रा-ज़रा सी बात। तो वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जी, उसमें यही यही लाइन आती है। क्योंकि क्या है ये ज़रा-ज़रा सी बात ही होती है ना, जब जैसे आपने कहा तो ज़रा-ज़रा सी बातें ही होती हैं जो हमारे दिल को चुभ जाती हैं, रिश्ते खराब कर जाती हैं, राइट, राइट। कभी रिश्तों को जोड़ भी जाती हैं, क्योंकि आपको किसी की बात अच्छी लग गई, तो आप उसको फिर ग्रहण कर लेंगे और एक छोटा-सा ट्रिगर ही चाहिए होता है एक पूरी स्टोरी बिल्ड अप करने के लिए, तो वो भी ज़रा-सी बात होती है। प्लीज़। तो इसका मैं आपको एक पूरा सुनाती हूँ। जब खटकने लग जाती है ज़रा-ज़रा सी बात, जब खटकने लग जाती है ज़रा-ज़रा सी बात, मौज पराई हो जाती है दिन आए या रात, भैया ज़रा-ज़रा सी बात, माचिस जो दिखला जाती है ज़रा-ज़रा सी बात, माचिस जो दिखला जाती है ज़रा-ज़रा सी बात, शोले वो भड़का जाती है, मुँह से निकले आग भैया मुँह से निकले आग। कर्णों से जब रह पाती है ज़रा-ज़रा सी बात, कर्णों से जब रह पाती है ज़रा-ज़रा सी बात, जी को फिर ना चुभ पाती है कोई कड़वी बात भैया कोई कड़वी बात। छोड़नी भी पड़ जाती है ज़रा-ज़रा सी बात, अरे नातेदारी निभ जाती है जब ना पकड़ो बात भैया हाँ, जब हाँ। ना पकड़ो बात। क्या बात है, क्या बस बात है। यही है। थैंक यू सो मच मैम मेरे आ गया समझ में। आई प्रॉमिस यू कि अब मैं दोनों कानों का इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। कोई भी बात इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, खत्म काम। दिल में रखने का ही नहीं है, बीच में मतलब रखने का ही नहीं है, बाहर निकाल। अ, वेरी गुड लेसन, वेरी गुड लेसन आई मस्ट से। तो एक ख़्याल आ रहा है मैम कि जैसे आपने तो अपनी बात बड़ी खूबसूरती से शब्दों में डाल दी। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता होगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। ऐसा हुआ आपके साथ? और वो फिर उसके बाद क्या आपने उन उन बातों को जो आप लिखना चाहती थी और शब्द नहीं मिले, फिर आप कह पाईं उन बातों को? आप सही बोल रहे हैं। कुछ भी लिखने के लिए कविता है, कहानी है, आपको एकाग्रता चाहिए। आपको उस पे होके एक तरफ बैठना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा होता है कि हाँ, जैसे मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे दिमाग में कोई लाइन आ गई। अब उसको अगर मैंने उस समय कैप्चर नहीं किया, नहीं लिखा, तो मेरे दिमाग से वो ख़्याल चला जाता है। जी। तो वो ख़्याल लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए पहले ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मेरे दिमाग में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे और 4-5 ख़्याल बड़े बढ़िया-बढ़िया आ गए मुँह से कि अरे! ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। मैंने कहा यार तुम लोग बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो। अब वो क्योंकि मैंने लिखा नहीं, तो बस मेरे दिमाग से वो गायब हो गए क्योंकि अब सबके बीच बैठ के तो मैं उस समय नहीं लिख सकती थी ट्रैवल करते हुए। तो इसलिए मैंने एक चीज़ बना ली कि मैं ना जब भी कोई दिमाग में आएगा, मैं एक नोटपैड और पेन लेके चलती हूँ। मतलब आप मेरे को अभी भी ओल्ड स्कूल बोल सकते हैं क्योंकि मैं एक नोटपैड पेन पेन लेके चलती हूँ, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जिससे कोई भी ख़्याल मेरे दिमाग में आए, तो मैं उसी समय उसको लिख लूँ, जिससे कि वो कनेक्टिविटी मेरी लूज़ ना हो क्योंकि कुछ ख़्याल ऐसे होते हैं जिन पे लगता है कि नहीं यार, इस पे मैं लिखूँगी ज़रूर। और फिर मैंने ऐसा किया है कि मैंने घर आके कविता लिखी है।
और ये जो आप जीवन हुआ ड्रामा एक एग्ज़ाम्पल मैं फिर दूँगी उसका, क्योंकि जीवन हुआ ड्रामा एक वो था कि जहाँ पे बहुत बात चल रही थी कि भई लाइफ में हम सब आर्टिस्ट हैं, हम सब ड्रामा करते हैं। तो दिमाग में इतनी घुसी ये बात कि मैं सबके बीच लिखी थी तो मैंने एक लाइन लिख ली। उसके बाद मैंने इसको घर पे आके मैं अपना आराम से बैठी एकाग्रता से और फिर मैंने उसको कंप्लीट किया। ऐसी ओके, बहुत सी कविताएँ हैं जो मैंने बाद में कंप्लीट की हैं। ओके, ओके। सो ये एक तरीका है, एक गुरु ज्ञान आपने अभी आज दिया है कि वी शुड एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल बीइंग अ ओल्ड स्कूल पर्सन। मैं भी पुराने ख़्यालात का ही व्यक्ति हूँ। डिजिटलाइज़ेशन बहुत हो चुका है। मोreओवर अभी राइट नाउ डिजिटलाइज़ेशन का इस्तेमाल करते हुए हमारी आपकी बातचीत हो रही है। लेकिन फिर भी जब विचार आते हैं, तो ना तो मैं फ़ोन पर रिकॉर्ड करता हूँ, ना मैं फ़ोन पर लिखने की कोशिश करता हूँ। आई ऑल्सो ट्राई टू कैरी अ डायरी विद मी सो दैट आई कैन कीप ऑन राइटिंग व्हाटएवर कम्स इन माय माइंड बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ठीक है अ, हज़ारों, लाखों विचार आते हैं दिमाग में दिन भर में, चले जाते हैं और तमाम नॉर्मल रूटीन लोगों के ज़िंदगी में ऐसा ही चल रहा है। बट आपको और उनको क्या चीज़ अलग करती है? वो है वो डायरी और वो पेन। क्योंकि आपके दिमाग में जो आया आपने उस वक़्त लिखा और बाकी लोगों ने नहीं लिखा। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना-सा ही हो गया। अमेज़िंगली, अमेज़िंगली ब्यूटीफुल बहुत-बहुत खूबसूरत बात दिमाग में मेरे आ रही थी, आपने जवाब उसका पहले ही दे दिया कि कविता लिखने में चुनौतियाँ क्या आती हैं आपको। तो आपने बता दिया कि दिमाग में विचार आया, लेकिन आप 5 दोस्तों के साथ थे, प्रोबेबली आप ट्रैवल कर रहे थे। तो उस वक़्त तो लिख नहीं सकते थे। लेकिन आपने उसको थोड़ा एक इशारा लिख लिया और बाकी आपने आकर उसको कंप्लीट कर लिया। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल मैम? बहुत बढ़िया। मैम अ, आपने पहली बार मंच पर, स्टेज पर अपनी कविता कब सुनाई थी? तो मेरी पहली मंच पे कविता थी जब मैं ग्रेड 8th में थी। जी। और वो कविता थी जलियांवाला बाग पे। तो ओह! वो कविता के लिए मुझे पहला मतलब पहली बार जो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था मेरा, वो उसी कविता के लिए था जलियांवाला बाग। और वो मैंने मंच पे अपने स्कूल मंच पे सुनाई थी। और जब मैंने वो सुनाई थी तो लोगों ने मेरे को आके बोला कि मतलब तुमने इतनी मार्मिक, इतनी इमोशनल पोएम तुमने कैसे मतलब इतनी छोटी एज में लिखी है। और बस तो वो थी मेरी पहली कविता और वो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है ये शब्द कि मतलब कोई ये कहे कि हाँ, तुमने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ समेट लिया अपनी शब्दों में। तो उससे मेरा प्रोत्साहन बहुत बड़ा था तो मैम और मुझे लगा कि हाँ, मैं वो कविता याद लिख है सकती आपको? हूँ। हाँ, कुछ लाइन्स तो मुझे अभी तो याद है, प्लीज़ वैसे लिखी सुनाइए। हुई है। सन 1919 में एक घटना घट गई, बादल तो ना बरसे गोलियां बरस गई। क्रूर डायर का हुक्म था, लाखों जाने भुनी गई। हृदय सभी का सहम गया था, घटना जब ये सुनी गई। काफी लंबी कविता है ये, 4 लाइनें जो मुझे इस समय याद हैं, आपको सुनाई। नहीं, मैं समझ सकता हूँ मैम। सर्टेनली ये एक ऐसी घटना हमारे देश के इतिहास में घटी है जिसको कई-कई बार कई-कई लोगों ने अपने-अपने शब्दों में पिरोया और जो भी मतलब कम से कम जो इस घटना के बारे में जानते हैं, वो इसकी भावना के साथ रेज़ोनेट कर लेते हैं। उनको समझ में आता है कि ये कितनी कितना भावुक मोमेंट था, कितनी दर्दनाक ऐसी ये चीज़ हुई थी। सब रेज़ोनेट करते हैं उसके साथ, नोबडी कैन डिनाय दैट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और जैसा आपने बताया कि जो आपके श्रोता होते हैं, जो भी आपकी कविताएँ सुनते हैं, तो वो किस तरीके के कमेंट्स आपको देते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है आपने बताया कि प्रोत्साहन उसी से मिलता है। आगे ठीक है, आपने पहले कहा था कि कविता आप अपने पैशन के लिए, अपनी रुचि के लिए लिखती हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा प्रोत्साहन तो सभी को चाहिए होता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स हमारे अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जिनको फूड या न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं। सो वी नीड दैट। आज की बात करें मैम तो जो आज की जनरेशन है
I have absolutely no idea why it is called Gen Z. I have no idea. I would certainly like to talk to somebody who can actually explain what is Gen Z, एनाल्फा बीटा पता नहीं क्या। लेकिन वो लोग कैसे पोएम के साथ या पोएट्री के साथ या कविताओं के साथ कनेक्ट कर पाते हैं या रिजोनेट करते हैं? व्हाट डू यू थिंक मैम? अम, तो जेन ज़ी की अगर मैं बात करूँ, तो मैं जैसे कुछ मंचों पे जाती हूँ, जहाँ मेरे से बड़े लोग भी आते हैं, कुछ मंचों पे जाती हूँ, जहाँ मेरे से छोटे लोग भी आते हैं सुनाने, तो जिनको आप बेसिकली जेन ज़ी जैसे हम कहेंगे। तो उनका मैं ये बोल सकती हूँ कि उनका लिखने का तरीका डिफरेंट है हमसे या हमारे बड़े जो कवि रहे हैं, कवियत्री रहे हैं, क्योंकि जो पहले कवि लिखते थे, वो सारे टेक्निकल रूल्स को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे। छंदों में लिखते थे, बहर में लिखते थे। अभी जो लिखते हैं, वो पद्य स्टाइल में मोस्टली लिख रहे होते हैं। तो मतलब दे जस्ट वांट टू बिकॉज़ व्हाट दे वांट इज़ कि वो लिखना चाहते हैं एंड दे डोंट वांट टू स्टॉप देयर थॉट्स कि भई मेरे ख़्याल जो हैं, मैं एक फ्लो में लिखना चाहता हूँ। मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मुझे टेक्निकैलिटीज़ में फ़ॉल करके मुझे अपने आप को बंद नहीं करना है। मैं रोकना नहीं चाहता उस एक्सप्रेशन को जो आ रहा है और मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है क्योंकि वो उनका तरीका है एक्सप्रेस करने का और लोगों को अगर वो पसंद आ रहा है, तो या कुछ भी लोग अगर उससे रेज़ोनेट कर पा रहे हैं या उनको वो शांति दे रहा है, तो ठीक है, लिखिए आप उस तरीके से। आजकल उसको स्पोकन वर्ड मोस्टली बोल रहे होते हैं उस तरीके की कविता को, कि जो लोग पद्य स्टाइल में लिख रहे होते हैं। और कुछ लोग हैं अभी भी मतलब जेन ज़ी में भी कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हाँ, वो भी बहर सीखें, वो भी थोड़ी-सी टेक्निकैलिटीज़ सीखें। तो वो अपनी-अपनी रुचि भी है और तो बस बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पोएट्री का थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया है, बट जो रुचि है वो नहीं गई क्योंकि मेन थिंग होती है एक्सप्रेस करने से ना अपने मन को सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। तो ओके, वो अभी भी ओके, लोग चाहते हैं। वॉव! मैम यहाँ पर जस्ट टू चेंज द मूड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक प्यारी-सी कोई कविता सुना दीजिए। ओके ठीक है। मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ अ, एक और कविता जिससे लोगों ने बहुत अ, रेज़ोनेट किया है और वो होप, पॉज़िटिविटी और इस ख़्याल को लेके आती है कि हाँ अ, that there will always be one day in your life which will come uh, जब जीत होगी सच की और जीवन एक बेसिकली कर्मों का घेरा है तो उसपे है आएगा 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 वो दिन भी आएगा 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 वो दिन भी आएगा सच के पाँव में गिरे झूठ गिड़गिड़ाएगा सच के पाँव में गिरे झूठ गिड़गिड़ाएगा धोखा देने वालों का पर्दा हट जाएगा मार ऊंचे बैठे जो वो मुंह की खाएगा आएगा 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 वो दिन भी आएगा सादगी मुस्काएगी और ढोंग फड़फड़ाएगा सादगी मुस्काएगी और ढोंग फड़फड़ाएगा गाँव के चूल्हे का स्वाद महकाएगा गाँव के चूल्हे का स्वाद महकाएगा बुनियादी बातों का मोल समझ आएगा 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 वो दिन भी आएगा अरे तेरा दिन भी आएगा और मेरा दिन भी आएगा तेरा दिन भी आएगा और मेरा दिन भी आएगा
ताने जो तूने मारे कल तू भी खाएगा, लेने देने घेरे से कहाँ बच पाएगा, आएगा 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 वो दिन भी आएगा, तूने नचाया कोई तुझको नचाएगा, तूने नचाया कोई तुझको नचाएगा, तूने सताया कोई तुझको सताएगा, पाप थोड़ा धो ले तू छोड़ के क्या जाएगा, आएगा 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 वो दिन भी आएगा, श्रम की माला में गुथे कर्म जगमगाएगा, श्रम की माला में गुथे कर्म जगमगाएगा, रौनक का रंग तेरे गालों पे छाएगा, रौनक का रंग तेरे गालों पे छाएगा, जितना रोया है तू उतना मुस्काएगा, आएगा 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 वो दिन भी आएगा, कलयुग के छोर हरि अवतार आएगा, कलयुग के छोर हरि अवतार आएगा, बंसी बजाकर सुदर्शन चलाएगा, दुष्टता विनाश कर नवयुग ले आएगा, आएगा 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 वो दिन भी आएगा। शुक्रिया। बहुत खूब, वो दिन भी आएगा साहब। बहुत खूब, बहुत, बहुत प्यारी कविता, जो कि आज के ज़माने के जो लोग हैं वो रेज़ोनेट कर सकते हैं इसको। ज़रा-सी ही समझ चाहिए इस पूरी कविता को समझने के लिए। बात वही है, दिल से सुनना पड़ेगा, दिमाग से नहीं। जैसे ही दिल से सुनेंगे पूरी बात समझ में आएगी। बहुत सही कहा मैम आपने, बहुत सही कहा। मैम मुझे ये बताइए कि आप अपनी लेखनी को, अपनी स्टाइल को, अपनी सिग्नेचर को, अपनी कविता को भविष्य में किस तरफ ले जाना चाहती हैं? कुछ सोचा है आपने कि आप कुछ और विषयों को के बारे में लिखेंगे या मतलब आई मीन देयर हैज़ टू बी सम कुछ मंज़िल, कुछ ऐसी मंज़िल तो हो जहाँ पर मैं पहुँच कर कहूँ कि हाँ, भई ये रास्ता था, ये रास्ता मैंने बहुत एन्जॉय किया और यहाँ मैं पहुँची। Where exactly do you wish to take your poetry? तो एक तो ये कि मैं अपनी कविताओं का संग्रह इकट्ठा कर रही हूँ, अपनी बुक लॉन्च पे वर्क कर रही हूँ और जो मेरा स्टाइल है क्योंकि ये रिदमिक पोएट्री स्टाइल है, सो आई एम वर्किंग विद अ बैंड जिससे कि मैं रिदमिक पोएट्री को बिकॉज़ दैट रियली गोज़ वेल विद अ बैंड। Correct. तो तो उसके साथ में प्रस्तुत करने में और ही मज़ा आता है क्योंकि लोग जब मेरे काव्य पाठ को एन्जॉय करते हैं, उससे रेज़ोनेट करते हैं, रिदम्स एन्जॉय करते हैं, तो बैंड के साथ आई हैव ट्राइड इट रियली गोज़ वेल। तो एक तो वो कर रही हूँ प्लस अ, जैसे मेरा गौरी सुत को नमन एक भजन रिलीज़ हुआ, उस तरीके से मैं और गीतों पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गीत लिखे हैं, जिससे कि मैं उनको और रिलीज़ कर पाऊँ और जब ये सारी चीज़ें आपकी म्यूज़िक स्ट्रीम्स पे जाती हैं, डिफरेंट चैनल्स पे जाती हैं, तो लोगों के दिलों में ज़्यादा पहुँच पाती ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों में पहुँच पाती है बेसिकली। Correct. तो Correct. मैं यही चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिलों में कैसे पहुँचे, तो उसी की ओर मैं काम करने का प्रयास कर रही हूँ। तो वो सॉन्ग्स के फॉर्म में, गीतों के फॉर्म में दैट्स वन वे और जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ आई आई एम वर्किंग ऑन परफॉर्मिंग माय लाइव शोज विद अ बैंड। बहुत खूब। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं। You are working on your book, you are working on the production of your songs और कविताएँ बैंड के साथ, व्हिच एक्चुअली वुड बी अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ म्यूज़िक जो ऑलरेडी लोगों को साथ रेज़ोनेट करता है और आपके शब्द जो उनके साथ रेज़ोनेट करते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 these things, the mixture of these 2 powerful things would actually come out to be something really phenomenal, I must say. तो ये बहुत-बहुत अच्छा
आपने बहुत क्लैरिफ़ाई अपने दिमाग में रखा है कि ये मंज़िल है जहाँ तक मुझे पहुँचना है। ऑफ़ कोर्स अ, इम्प्रोवाइज़ेशन हर कदम पर ज़रूरी भी होता है और होता भी रहता है। बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच मैम। बस एक छोटा-सा सवाल दिमाग में आ रहा है। थोड़ा-सा आपको छेड़ने का मन कर रहा है मेरा। अ, अगर शब्द ना होते, तो आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कैसे करती मैम? मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, तो अगर शब्द नहीं होते हाँ, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग करती आई हूँ बचपन से, तो अगर शब्द नहीं होते तो मैं सिर्फ़ ब्रश का सहारा लेके उन्हें पेंट कर रही होती, अपने भावों को कैनवस पे बिखेर रही होती। दैट्स सो वेरी इंटेलिजेंट आंसर, वेरी, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सवाल पूछ के शायद मैं कुछ अपनी लिमिट्स पार कर रहा हूँ। लेकिन आपका जवाब तो अमेज़िंग, अमेज़िंग था कि अगर शब्द नहीं होते तो कोई बात नहीं, आपके पास कलर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, अ, लोगों के पास आँखें हैं, वो कान की बजाय आँखें इस्तेमाल कर लेते और आपकी भावना समझ पाते। भावना तो आप लेकिन बता ही देती, कैसे भी सही। बहुत खूब, अमेज़िंगली ब्यूटीफुल। Ma'am, thank you so very much. It is my pleasure talking to you. It is my pleasure understanding you, your style, your signature, your objective, what exactly you wish to do in your future. किस तरीके से लोगों के दिलों तक आपके शब्द पहुंच रहे हैं, किन किन चीजों पर आप लिख रही हैं, जान के बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो वेरी मच। आई वुड सर्टेनली लाइक टू स्टे इन टच और आपकी जो रचनाएँ हैं वो हम पढ़ें, सुनें, नए ज़माने की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम और नज़दीक पहुँच पाएँ आपकी शब्दों तक, बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर मेरे सुनने वाले और देखने वालों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलते-चलते अपने देखने वालों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए जो फैन्स आज आपने बनाए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? मैं उनको मैसेज अपनी एक कविता से देना चाहूँगी, जो मैंने 20 साल पहले लिखी थी जब मैं कॉलेज में थी। वॉव! और उसी से मैं एक्चुअली अपना इंट्रोडक्शन करती हूँ क्योंकि मुझे वो इंट्रोडक्शन कभी भी पुराना नहीं होता बिकॉज़ हमेशा ही लोग नए मिल रहे होते हैं आपको लाइफ में। तो वो है परिचय क्या दूँ मैं अपना, पहचान बनाना बाकी है। चारों चंद्रमा की चमचम है, तारे चुनना बाकी है। कली बनी है, तनी तनी है, मुखलित होना बाकी है। इसके अंदर की सुगंध को सुरभित होना बाकी है। हवा चली है, रेत उड़ी है, राह ढूंढना बाकी है। के तो कर्म का कर में लेकर आगे बढ़ना बाकी है। काव्या की कविता गंगा की धारा बहना बाकी है। काव्या की क्षमता बूंदों की वर्षा होना बाकी है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। क्या शानदार परिचय है काव्या मैम, क्या शानदार परिचय है। थैंक यू सो वेरी तो मच। सुन के मज़ा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।